काउंट किए जाते हैं. दैट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स. मुख्य रूप से ये न्यूट्रिएंट्स काउंट किए जाते हैं. और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी फाइबर्स का भी बहुत बड़ा महत्व है. हमें सुनिश्चित करना होता है कि हमारे डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो, सो दैट हमारा जो ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ सही ढंग से मेंटेन हो सके. जब होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं तो इट विल नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल health of the body, it will cover energy dimension, it will cover mental dimension, it will cover intellectual dimension and ultimately spiritual dimension. WHO define करता है health is not mere absence of disease, but it is collective well-being from physical to mental to emotional to intellectual, even socio-economical well-being. Because these things will all together contribute in our health. तो इन सभी एस्पेक्ट को सही रखने के लिए न्यूट्रिशंस को सही रखना बहुत ज़रूरी है. तो अब न्यूट्रिशंस में जो कार्बोहाइड्रेट है, यह हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए, सो दैट हमारे फिजिकल इंटरनल एक्टिविटीज जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसको कहते हैं, खाना को पचाना, उसको फिर एब्जर्व करना और एब्जर्शन के बाद उसको एसिमिलेट करना सेलुलर लेवल में, और उसके बाद जो भी वेस्टेज प्रोड्यूस होता है उस वेस्टेज को, सेलुलर वेस्टेज को निकालना, साथ साथ जो डाइजेस्टिव वेस्टेज था उसको भी शरीर से बाहर निकालना, और फिर साथ में सेलुलर एक्टिविटीज जो चलते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, उन सारे कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करना, यह काम प्राइमरीली फ्रुक्टोज या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का होता है. इसका जो सोर्स है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट के सोर्स अगर देखेंगे तो अनाज है मुख्य रूप से प्राइमरी सोर्स, जैसे गेहूं या राइस या बाजरा या मिलेट्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है. जब हम इन चीजों को ग्रहण करते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी है. एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? इन अनाज को अगर प्रोसेस किया है, फैक्ट्री में रिफाइन करके बनाया हुआ है, तो यह सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. अर्थात इन सोर्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ज्यादातर न्यूट्रिशंस प्रोसेस होते समय डैमेज हो चुके होते हैं. उसमें प्योरली ग्लूकोज का लेवल बचा हुआ होता है. ऐसे को अक्सर हम एम्प्टी कैलोरी भी कहते हैं. इसको जब हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो शरीर इसको फटाफट पचा करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर देती है. मतलब इमीडिएटली ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं अगर हम ऐसे खाना खाते हैं तो प्रोसेस खाना क्या है? जैसे फास्ट फूड की कैटेगरीज में जितने भी चीजें आते हैं, चाहे पिज्जा, पास्ता, बर्गर या नूडल्स, बिस्किट्स, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्स में से है. और ऐसे चीजें हमारे रूटीन में अगर हम लेते रहेंगे तो हमारा हेल्थ जल्दी खराब होगा. क्यों? क्योंकि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल इमीडिएटली स्पाइक होकर के बढ़ता है
तो उससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाए तो ब्लड सर्कुलेशन करने में दिक्कत होने लगता है। ये रिस्क है। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही तरह से नहीं हुआ तो शरीर के वाइटल सिस्टम को न्यूट्रिशन का सप्लाई सही तरह से नहीं हो पाएगा। वाइटल सिस्टम में जैसे हार्ट है, ब्रेन है या बाकी सारे नर्वस सिस्टम है, और पेट के अंदर अगर देखते हैं तो पेट के वाइटल ऑर्गन्स, चाहे वो लिवर हो, पेंक्रियाज हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, किडनी हो, स्प्लीन हो, स्टमक भी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारे वाइटल ऑर्गन्स को अपने कार्य को सही ढंग से करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। अब वह ऊर्जा ग्लूकोज के माध्यम से सप्लाई होता है और जो ब्लड के अंदर रहता है डाइजेशन के बाद। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड को एक तरह से चाशनी जैसा बना देगा। अगर ब्लड चाशनी जैसा गाढ़ा हो गया तो आप समझ सकते हैं उस गाढ़े ब्लड को सप्लाई करने में हार्ट को कितना प्रेशर डालना पड़ेगा। मान लो हार्ट ने प्रेशर डाल लिया, लेकिन ऐसा गाढ़ापन वाला ब्लड सर्कुलेट होता है तो ये ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। ये चिपचिपा नेचर का होता है क्योंकि ग्लूकोज का नेचर ही चिपचिपा है। अगर ये ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं तो ये नर्वस सिस्टम जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं ब्लड में, उसको रिसीव करने के लिए, और नर्व सेल्स या सेल्स के अंदर भी जो मेमोरी फंक्शन करने वाले जो पार्ट हैं ये ब्लड में एक्सपोज होते हैं। और इसमें ये स्टिकी मटेरियल जा कर के अगर स्टिक होता है तो स्वाभाविक है कि वर्किंग एफिशिएंसी इसका जल्दी डिस्टर्ब होगा, कम होगा। एंड टू कंट्रोल इट बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले पैंक्रियाज एक्शन में आएगा। पैंक्रियाज विल रिलीज सम हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन जैसे रिलीज होगा, यह इंसुलिन जाकर के ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्प्शन कराएगा, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराएगा। इट मीन्स इंसुलिन विल वर्क एज ए की टू ओपन द गेट ऑफ द सेल्स, ओपन द डोर ऑफ द सेल्स, जिससे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वह सेल्स के अंदर एंटर कर जाए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर कोई रूटीन में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं इंक्लूडिंग वाइट शुगर, तो ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बना रहेगा, अर्थात ब्लड गाढ़ा बना रहेगा। अगर ऐसा होता है, अगर ये पैंक्रियाज के कंट्रोल करने के एफर्ट के रूप में एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेशन के बाद यह नॉर्मल नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज में लीवर को काम में आना पड़ता है। लीवर विल रिलीज सम हार्मोन्स और वह कोशिश करेगा, एंजाइम्स यू कैन से, और ये ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अपने अंदर लेकर फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। और लिवर के अंदर जब फैट में कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज स्टोर होता है तो स्वाभाविक है लिवर के अंदर एक लेवल का लोड बढ़ गया, और लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो लिवर फैटी हो जाता है, तो लिवर का वर्किंग एफिशिएंसी फिर कम होने लगेगा। लिवर विल स्टार्ट गेटिंग वीकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लिवर हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके मल्टीपल फंक्शन है। अगर लिवर सही से काम नहीं करता है तो डाइजेशन भी सफ़र करेगा, एब्जॉर्प्शन भी सफ़र करेगा, एक्सक्रेशन भी सफ़र करेगा। शरीर के अंदर जो भी केमिकल मटेरियल्स बाहर से जाते हैं उन केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम भी लिवर का होता है, यह भी सफ़र करेगा, जिसके कारण से समग्र हेल्थ में रिस्क बढ़ जाता है। और इसको लगातार करने की कोशिश में लिवर और कमज़ोर और बीमार हो जाता है, तो इससे लिवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म में जा करके। एंड दिस इज अ रिस्क दैट वी शुड अवॉइड। इसीलिए जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इनका इनटेक रूटीन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम करना है। अगर
कभी कभी अगर हो सके तो 100% अवॉइड भी कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और कभी कभी लेने का दिल भी करता है तो पोर्शन कंट्रोल करके कभी कभी ही लें, रेगुलर में ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ना करें, जिससे आपका इंटरनल स्वास्थ्य अच्छा रह सके। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अर्थात नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। और ये होता है अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो भी हम अनाज को ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या अनप्रोसेस या मिनिमम प्रोसेस, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी मैदा के बजाय आटा कर लेंगे और उसमें थोड़ा चाशनी को भी रहने देंगे, तो उससे थोड़ा न्यूट्रिशन डिस्ट्रक्शन भी कम होगा एक, और दूसरी ओर उसमें उसको जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वो स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इमीडिएटली स्पाइक होकर के नहीं बढ़ेगा। तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स अर्थात अनाज का ग्रहण रूटीन में करते ही हैं, एवरीडे 2 से 3 बार तो सभी लोग अनाज ज़्यादातर लोग करते हैं। और इसका इंटेक मैंने कहा नेचुरल पॉसिबल फॉर्म में करना है। और ऐसे दूसरी बात मैं बताऊं, इसको एसेंशियल न्यूट्रिशंस के रूप में नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि आप चाहे कुछ भी खा लो, डाइजेशन के बाद हर एक चीज में कुछ न कुछ ग्लूकोज फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होता है। चाहे आप प्रोटीन के सोर्स ग्रहण कर लो, अर्थात प्रोटीन के सोर्स क्या है? मीट प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट एंड जो बीन्स होते हैं, दाल के कैटेगरी में जितने भी चीजें आते हैं, इसके साथ साथ हरे पत्ते वाले जो भी साग वगैरह है, आप जिन भी हरे पत्ते को खा सकते हो, ये सब भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स में काउंट किए जाते हैं। अगर ये या इसके अलावा फ्रूट, सैलेड्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह या फैट वाले कोई भी चीजें अगर इनको भी ग्रहण करते हैं तो इनमें भी ग्लूकोज फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होता है, अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है वह इन चीजों से भी मिलता है। इसीलिए अनाज का जो रिक्वायरमेंट होता है उतना ज्यादा नहीं होता जितना हम लोग रूटीन में कंपलसरी समझ करके खाते हैं। अब मेरा मतलब यह है कि अनाज को बहुत ज्यादा ना लें, कम क्वांटिटी में लें और रूटीन में ले सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, अर्थात अनप्रोसेस्ड पॉसिबल फॉर्म में। यह तो हो गया ये कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, जैसे कि मैंने अभी कहा, प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं? जो भी दाल है, बीन्स वगैरह, चाहे वो चना हो, राजमा हो, मूंग हो, मोठ हो, या इस तरीके की बहुत सारे चीजें हैं, ये बहुत अच्छे कंसंट्रेटेड प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा मैंने कहा मिल्क के जितने भी परिकार है, मिल्क प्रोडक्ट, ये प्रोटीन के सोर्स है। इसके अलावा मैंने कहा अंडा और मीट। और ज्यादातर लोगों को एडवर्टीजमेंट ऐसे ज्यादा होते हैं कि मीट या अंडा के बगैर तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाता है, मीट या अंडा के बगैर उसके बगैर तो कैल्शियम या विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाता है। इस तरह का एक डर बैठाया गया है डिफरेंट एडवर्टीजमेंट के कारण से, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। प्रोटीन और विटामिन डी या कैल्शियम जैसे चीज़ों को ग्रहण करने के लिए अगर हम नेचुरल फॉर्म में जो दाल के कैटेगरी के चीज़ें या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में भी वो प्योर हो सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे अब जो फूड आइटम के ऊपर जो भी रेगुलेशन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, ये काम कर रहे हैं कि इसमें मिलावट न हो, एडल्ट्रेशन न हो, और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है। अगर प्योर दूध लेते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से या दूसरे जो
केमिकल के वजह से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ मिल्क में कुछ डर ये रहता है कि मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसके लिए कई बार लोग केमिकल प्रयोग करते हैं या उसमें कभी-कभी मिलावट के भी खबर आते रहते हैं। ऐसे में थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत होती है, प्योरिटी का सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और मिल्क प्रोडक्ट मॉडरेट क्वांटिटी में अच्छा रहेगा। गाय का दूध या उसके परिकार डाइजेशन के लिए कंपैरेटिवली मिल्क आइटम में थोड़ा-सा आसान है और जैसे भैंस के दूध थोड़ा-सा हैवी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी को रेगुलेट करेंगे। मैं ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ बोलूँगा कि दाल के कैटेगरी की चीज़ें और हरे पत्ते वाले जितने भी चीज़ें, चाहे आप चटनी के फॉर्म में हो, चाहे आप जूस के फॉर्म में हो, चाहे सब्जी के फॉर्म में हो या सैलेड के फॉर्म में हो, रूटीन में ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज अच्छे मात्रा में प्रोटीन का सप्लाई होता है। ऐसे हरे पत्ते वाले जितने भी साग वगैरह होते हैं, सैलेड वगैरह होते हैं, इनमें अक्सर कंप्लीट न्यूट्रिशन पाया जाता है। आपने बहुत बड़े-बड़े जानवर को ऑब्जर्व करे हों तो आपको पता लगेगा, चाहे हाथी हों या बैल हों या गाय हों, भैंस हो, बकरी हों, ये इन घास से ही अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। जो जंगल में होने वाले जो बैल होते हैं, ये तो कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होते हैं ऑक्स। सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्ट मसल्स इन्हीं के होते हैं and they normally do not get other things that we normally feed to our pet cow and all. वो प्योरली घास से ही उतनी मजबूती बना लेते हैं, उनका कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता प्रॉब्लम। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट में के भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। ये पत्ते वाले चीज़ों में बहुत भरोसा किया जा सकता है। इसको डाइजेशन भी बहुत आसानी से हो पाता है, एब्जॉर्प्शन भी आसानी से होता है। इसीलिए पत्ते वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने कहा चाहे सैलेड के फॉर्म में हो, चाहे सब्जी के फॉर्म में हो, चाहे जूस के फॉर्म में हो, चाहे चटनी के फॉर्म में हो, ले सकते हैं। इसी तरह से दाल की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आप स्प्राउट्स बना करके लेते हैं तो यह उत्तम सप्लाई हो सकता है प्रोटीन का। इसके अलावा उसमें और कई सारे मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कैलोरी, ये भी इसमें उपलब्ध होता है। तो आप ये दो कैटेगरी को फोकस रखें। तीसरा कैटेगरी मिल्क आइटम है और चौथे और अंतिम कैटेगरी के रूप में आप अंडा या मीट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसको न्यूट्रिशन काउंटिंग के हिसाब से लास्ट में काउंट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इससे प्रोटीन का सप्लाई होता है। और इसके बाद ये प्रोटीन का काम क्या है, सेलुलर लेवल में सेल्स को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में काम आते हैं ये। इसके साथ साथ नए सेल्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए प्रोटीन एसेंशियल न्यूट्रिशन में काउंट होगा, क्योंकि प्रोटीन के बगैर सेल्स का रिपेयरिंग, सेल्स का मेंटेनेंस और नए सेल्स बनाने का काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए प्रोटीन के सोर्स आपको अपने रूटीन में कंपलसरी इनटेक के रूप में रखने की जरूरत है। यह हो गया प्रोटीन। उसके बाद फिर फैट है। फैट के भी मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं और इसके क्लासिफिकेशन भी कई हो सकते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में मैं अगर डिटेल क्लासिफाई करने लग जाऊं तो एक सामान्य इंसान को एक कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए सिंपल क्लासिफिकेशन, एक है प्लांट बेस्ड फैट, दूसरा एनिमल बेस्ड फैट। तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि प्लांट बेस्ड फैट इफ टेकन नेचुरली इज फार बेटर, और दूसरा एनिमल बेस्ड फैट में गाय का घी उत्तम फैट है और उसके बाद फिर दूसरे फैट है। लेकिन मीट वाला जो फैट है दैट इज स्कैरी, दैट इज
अनहेल्दी, रिस्की, हार्मफुल। इसीलिए मीट वाले फैट को तो कोशिश करें कि पूरी तरह से अपने लाइफ से, रूटीन से पूरी तरह से हटाना है। और मिल्क वाले फैट में क्वांटिटी रेगुलेटेड रखें। अगर फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं तो मिल्क फैट अर्थात घी रूटीन में इनटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटीज इनफ होने की ज़रूरत है जिससे इसका कंजप्शन हो। और ये फैट शरीर में जाकर के क्या करता है, ये जब फैट हम लेते हैं, एक तो कई सारे एसेंशियल जो मिनरल्स और विटामिन को कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टर के रूप में फैट चाहिए होता है। दूसरा, ये फैट का सर्टेन हिस्सा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आता है। और यह भी एक तरह से एसेंशियल है क्योंकि कुछ जो मिनरल्स और विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट में ही वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, इसीलिए एसेंशियल है, रूटीन में लेनी है। अब ये कैसे लेंगे, तो आपको सुबह सुबह रूटीन में ड्राई फ्रूट्स हो सके तो ड्राई फ्रूट्स लेना है, या सब्जियों में जो तेल प्रयोग किया जाता है इसको अनप्रोसेस्ड, जैसे कच्ची घानी का तेल कहते हैं ना, तो इसका इनटेक रूटीन में करेंगे तो फैट का जो डेफिशिएंसी है शरीर को नहीं होगा। लेकिन रिफाइंड ऑयल is poison, toxin, and try not to take it ever in your life. इसी तरह से जो फैट बार बार गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, खास करके जो मार्केट में ना, जैसे आपने नोटिस करे होंगे समोसा या कचौड़ी ऐसे चीज़ें बनाते हैं, तो इसमें गरम करते हैं, फिर क्लाइंट नहीं है तो उसको बंद करके ठंडा कर देते हैं, फिर क्लाइंट आ गया उसको फुर्र बढ़ा दिया, आग लगा दिया और उसमें ऊपर से डाल दिया, ऐसे बार बार करते हैं ना। अगर ऐसे वाला गरम करा हुआ जो फैट का रूटीन प्रयोग होता है तो फिर हेल्थ जल्दी सफ़र करेगा। आजकल चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ऐसा वाला जो खाना है ये भी एक मेजर कारण है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट इसका रेगुलेशन करें, क्वांटिटी कंट्रोल करें, मिनिमाइज करें। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन इज मिनरल। तो मिनरल में देर आर मल्टीपल मिनरल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर। अब ये मिनरल्स के नाम में गिनाने लग जाऊं तो ये थोड़ा सामान्य इंसान के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसी तरह से विटामिन भी बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए है, बी के कई सारे विटामिन बी कैटेगरी है, इसी तरह से विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन ई, विटामिन के। अब ये नाम याद कराने लग जाऊंगा तो मुश्किल होगा, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, विटामिन के लिए आप रूटीन में फ्रूट, सैलेड्स या वेजिटेबल का इंटेक रूटीन में रखते हैं, हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स का इंटेक रूटीन में रखते हैं, तो इससे एसेंशियल न्यूट्रिशन का इनफ सप्लाई हो जाता है। और ये हो गए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़रूरत है। और जब आप फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल्स रूटीन में लेते हैं या अनप्रोसेस या नेचुरल फॉर्म में जो दाल की कैटेगरी के चीज़ें या अनाज ग्रहण करते हैं, तो इनके अंदर रफेज इनफ मिलता है या डाइटरी फाइबर्स इसको कहते हैं। यह फिर फूड पाइप को साफ करने के लिए झाड़ू का काम करेगा। तो फूड पाइप को साफ करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप नेचुरल फॉर्म में चीज़ें ग्रहण करेंगे तो इट विल हेल्प क्लीन फूड पाइप, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका डाइट का जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया। अब आपको इसको ग्रहण करनी कैसे है और इसमें प्रायोरिटी क्या बढ़ाना है, एज ए यौगिक कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि फूड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है।
भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण बताते हैं कि फूड सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और सात्विक फूड अगर कोई रूटीन में ग्रहण करता है तो उसको पचाने में मुश्किल नहीं होता, शरीर उसको आसानी से पचा लेती है। पचाने के बाद उसका एब्जर्शन, हाँ साउंड क्या लिखा हुआ है, ओके, हाँ तो हाँ सात्विक फूड आसानी से पच जाता है। इसका डाइजेशन, एब्जर्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन, शरीर से बाहर निकालना सहज होता है, आसान होता है। तो इसीलिए सात्विक फूड का ग्रहण करें। और सात्विक फूड क्या है? जिस खाना को हम नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं। जब हम खाना देखते हैं तो उसको नेचुरल फॉर्म में खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें अक्सर सात्विक होते हैं। जिस खाना को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, खाने लायक बनाने के लिए उसमें पकाना कंपलसरी हो जाता है या उसमें कई सारी चीज़ें मिलाना ज़रूरत हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह सात्विक कैटेगरी का नहीं रह जाता। और जिन खाना को पकाते समय बहुत सारा तेल, घी और बहुत मिर्च मसाले डल जाता है, तो वह थोड़ा राजसिक हो जाता है प्रोसेस होने के बाद। और फिर बहुत सारे मल्टीपल जो परिकार बना करके ग्रहण करते हैं, यह राजसिक हो जाता है। और तीसरा है तामसिक। तामसिक फूड अक्सर जो स्टेल फूड है, जिसको बासा फूड कह सकते हैं, या नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम और इंटॉक्सिकेटिंग फूड जो नशा देते हैं, नशा पैदा करते हैं, ऐसे खाना भी तामसिक फूड है। तो ये 3 कैटेगरी है। एंड इट इज always good idea to include more of sattvic food and less of rajasic food and avoid तामसिक फूड, है ना। तो ये माइंड में रखना है। और एक यौगिक कंसेप्ट में मिताहार का कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो बताया गया। और मिताहार का जो कंसेप्ट है, इसमें समझने वाली बात यही है कि जब हम खाना खाते हैं, एक साथ बहुत पेट भर करके ऊपर तक गले तक आ जाए तभी खाना रोकें, ऐसा नहीं। सुनिश्चित करें कि पेट का जो कैपेसिटी है, इसको लगभग 4 भाग में डिवाइड कर लें। और 4 भाग में डिवाइड करने के बाद लगभग आधा के करीब सॉलिड फूड, लगभग 25% के करीब लिक्विड फूड और बाकी 25% खाली रखें, एटलीस्ट 25%। तो ऐसे खाना खाएंगे तो उसको पचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, शरीर उसको आसानी से पचा पाएगी। पचाने के बाद उसका एब्जर्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन आसानी से होगा, उससे शरीर को ऊर्जा आसानी से मिलेगी। तो इस बात को अपने रूटीन में ध्यान रखेंगे। और एक यौगिक डाइट में अलाइव फूड एंड डेड फूड का कंसेप्ट भी हमें समझना जरूरी है। जैसे जिस खाना को हम फ्रेश पॉसिबल फॉर्म में खाते हैं, उनके अंदर प्राणिक ऊर्जा का मात्रा प्रचुर होता है। इसीलिए हमें रूटीन में ऐसे प्राणिक फूड या नेचुरल फूड, फ्रेश फूड ज़्यादा लेना है। और बहुत ज़्यादा समय से रखा हुआ, प्रोसेस करके रखे हुए ऐसे फूड के अंदर जो जीवन ऊर्जा है वह कम हो चुका होता है या नष्ट हो चुका होता है। ऐसे चीज़ों का ग्रहण कम से कम हो, ऐसा सुनिश्चित करना है। तो मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा एक
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खाने में अल्कलाइन और एसिडिक लेवल को भी हमें रेगुलेट करना है। अर्थात एसिडिक लेवल बढ़ाने वाली खाना हमें कम खाना है। और एसिडिक खाना क्या होते हैं? जिन खाना को प्रोसेस किया जाता है, जिन खाना को फ्राई किया जाता है और बार बार पकाया जाता है, यह खाना एसिडिक हो जाता है। और जो नेचुरल होता है, ज़्यादातर सारे खाना जो नेचुरल फॉर्म में खाए जा सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, सैलेड्स हों, वेजिटेबल्स हों, ये अक्सर अल्कलाइन लेवल को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे चीज़ों का ग्रहण हमें रूटीन में थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट है, लगभग 80% अल्कलाइन फूड का रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोग सामान्यतः ज़्यादा एसिड प्रोड्यूसिंग फूड खाते हैं। ऐसे खाना जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, गरिष्ठ है, हैवी है, इवन नॉन वेजिटेरियन टाइप की चीज़ें हैं, अगर ऐसे खाना खाते हैं तो इसको पचाने में बहुत मेहनत लगता है। उसके लिए बॉडी के अंदर एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर एसिड खाना को पचाने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो बाद में वो खून में मिक्स हो जाता है, ब्लड को एसिडिक बनाएगा। जब ब्लड एसिडिक होता है तो जो वाइटल सिस्टम जिनको काम करने के लिए एनर्जी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ एनर्जी सप्लाई ब्लड के थ्रू जब जाता है तो वह जो एक्स्ट्रा एसिड ब्लड के थ्रू जा रहा है, उन वाइटल ऑर्गन्स को, वाइटल सिस्टम को और कमज़ोर करेगा, जलाएगा। एसिड का तो नेचर है जलाने का। तो इट विल लीड टू वीकनेस इन द वाइटल सिस्टम। इसीलिए एसिडिक फूड का इंटेक भी कम से कम करें। इन सामान्य बातों को माइंड में रखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अलॉट। अब इसका रूटीन प्लानिंग कैसे करना है? एक तो सामान्य बात है कि हमें, देयर इज अ सेइंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें। इस बात को एक तरह से ध्यान में रखें, बिकॉज मेंटेनिंग बॉडी क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोने और उठने का बॉडी क्लॉक बहुत महत्व रखता है। उसके साथ साथ खाने का टाइम टेबल का भी महत्व है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और सुबह उठ करके एज अ फर्स्ट थिंग कोशिश करें कि 2 गिलास करीब पानी पी लें। पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद डाल सकते हैं। इट इज़ वंडरफुल थिंग टू मेंटेन इन द रूटीन। और रात को सोने से पहले थोड़ा त्रिफला ले सकते हैं। 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब गुनगुने पानी, 1 कप पानी के साथ। इट विल हेल्प इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्प्रूव ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑल्सो। और सुबह पानी पीने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के बाद हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, स्प्राउट्स, या उसके साथ साथ जो डिफरेंट वेराइटीज़ के जो फूड, उसमें एक ही चीज़ रूटीन में रखना उतना सजेस्टेड नहीं है। उसमें वेराइटीज इंक्लूड करें। कभी दलिया, कभी पोहा, कभी स्टफ़ रोटी, स्टफ़ पराठा, या इस तरीके की चीज़ें आप चेंज करते हुए, कभी जैसे इडली सांभर या डोसा, जो भी अलग अलग एरिया के हिसाब से बनते हैं, या रोटी में भी कई सारे अलग अलग चीज़ों के रोटी हो सकते हैं। ऐसे चेंज करते हुए लेते हैं तो न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट है पूरा हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि मॉर्निंग में आपको जो भी न्यूट्रिशंस मैंने गिनाए थे, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे चीज़ें मॉर्निंग के टाइम में शरीर को मिल जाए तो यह सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि इससे पूरे दिन आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। और जब आपने सुबह अच्छी तरह से खाना खाया है तो चांसेस है कि आपको बाहर ज़्यादा दिन में ज़्यादा मंचिंग करने नहीं पड़ेंगी, बाहर के खाना लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा, हेल्दी, रिच, प्रॉपर, न्यूट्रिशियस होना ज़रूरी है। तो उसमें आप सुबह के टाइम में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो यह ब्रेकफास्ट हो गया। और उसके बाद फिर आफ्टरनून में जो लंच लिया जाता है, लंच में आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि थोड़ा वेजिटेबल सैलेड ज़रूर हो। और फिर डिनर कोशिश करें जितना हो सके जल्दी लें, जितना हो सके लाइट लें, हल्का लें,
क्यों? क्योंकि अगर रात को हैवी खाना खा करके सोते हैं तो उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड होता है, और वो पचने के बाद जब ब्लड में मिक्स होता है तो ब्लड अगर शरीर का रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि शरीर रेस्ट के मोड में है। उस समय अगर हमने ज़्यादा कैलोरी ग्रहण कर लिया तो जो मैंने कैल्शियम के कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने के कारण से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं बताया था, वो फिर सिचुएशन आ जाता है। ऐसे में बॉडी उस एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा कैलोरी है, उसको फैट में कन्वर्ट करके डंपिंग कर देती है, जिसके कारण से सबसे पहले तो पेट में फैट का डिपॉजिशन बढ़ता है तो पेट फूल जाएगा, बड़ा होगा। उसके साथ फिर अन्य एरिया में फैट डिपॉजिशन शुरू होता है। इसीलिए वेट गेन का सबसे मेजर कारण होता है डिनर हैवी करना। कोशिश करें कि इनफैक्ट सुनिश्चित करें कि डिनर लाइट हो, जितना हो सके जल्दी हो, और कोशिश करें कि सोने और खाने का जो डिनर का बीच में जो गैप है, हो सके कम से कम 3 घंटे का रखने की कोशिश करें। 3 घंटे ना भी हो तो 2 घंटे तो ज़रूर रखें। इसका मतलब ये नहीं कि रात को 11 बजे डिनर करके 12-1 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं। कोशिश करें कि डिनर जितना हो सके जल्दी करें। अगर हो सकता है तो सनसेट होने से पहले ही कर लें। अगर ना भी हो सकता है तो 8 बजे तक तो ज़रूर कर लें और 10 बजे तक सो जाएँ। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं तो डाइट के माध्यम से भी आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा उपकार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपके परिवार का एक स्वस्थ साइकिल बनेगा, परिवार उस रास्ते में जाएगा, और जो स्वास्थ्य है, समग्र स्वास्थ्य के लिए